बहुत ज़्यादा हाइट पे हूँ और अगर नीचे देखोगे फिर तो वॉक करना और भी मुश्किल है, क्योंकि अगर एक बार भी नीचे देख लिया पैर अपने आप लाइक शेक करने शुरू हो जाएंगे। Hi, I'm Mohit and welcome to the second part of Sapa. Last video में I showed you the highest peak of Indo-China region which is in Sapa. And इस वीडियो में I'll show you what's more to explore in Sapa and why it's the Switzerland of Asia. सापा टाउन से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है कैट विलेज। ये यहाँ का सबसे ज्यादा अपीलिंग और हाई टूरिस्ट वॉक अवे है। एक ऐसा गांव जो आप आसानी से वॉक करके मोटर बाइक या टैक्सी से एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ के ट्रेडिशनल हाउसेस मोस्टली वुड और स्टोन से बने होते हैं और सबसे खूबसूरत एलिमेंट एक स्टनिंग वाटरफॉल जो बनता है 3 रिवर स्ट्रीम से। कैट विलेज को विजिट करने का बेस्ट टाइम आइडियली बिटवीन मार्च टू मई है या फिर सितंबर टू नवंबर। ड्यूरिंग दिस टाइम मौसम बहुत ज़्यादा प्लेजेंट होता है और यहाँ के व्यूज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर। अभी मैं आ गया हूँ कैट विलेज पे। इसको कैट विलेज भी बोला जाता है और यहाँ पे कोई कैट नहीं है, इसका कैट से कोई लेना देना नहीं है। और ये एक फ्रेंच नेम जो है कैस्केड विलेज उसके ऊपर पड़ा है। इसको कैस्केड विलेज क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी राइस फील्ड्स हैं। आई जस्ट शो यू व्हाट आई मीन। अब ये जो राइस फील्ड्स है ये पूरे सापा में मिलेगी। सापा इज़ फेमस फॉर दिस फील्ड्स, राइस टेरेस फील्ड्स, जो इस विलेज के अंदर सबसे ज़्यादा है और यहाँ की स्पेशलिटी है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, इस विलेज का नाम फ़िलहाल कैट विलेज है। इसका नाम पहले कैट विलेज था, जबकि इस विलेज का कुछ भी बिल्ली से या कैट से लेना देना नहीं है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम कैस्केड विलेज। कैस्केड एक फ्रेंच वर्ड है। पहले आइडली फ्रेंच लोगों ने इसको नाम दिया हुआ था कैस्केड विलेज, बट वो कैस्केड करके कैट हुआ और फिर अब कैट विलेज हो गया है। यहाँ आने के लिए एंट्री फ़ी लगती है अराउंड नहीं, एग्जैक्ट 500 रुपये एंट्री फ़ी है, क्योंकि 150,000 BND है। 150,000 BND रफली 500 रुपये होते हैं। इस विलेज के अंदर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ रहती हैं वो अपना कल्चर यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो विलेज है कैट विलेज, ये सराउंडेड है पूरा राइस फील्ड से। तो जो ये राइस फील्ड्स है अभी तो काफ़ी हरी भरी दिख रही है, क्योंकि मैं अप्रैल 29 को यहाँ हूँ। इनका हार्वेस्टिंग सीज़न होता है अक्टूबर में। सो अगर कोई अक्टूबर में यहाँ आ रहा है तो ये पूरा एरिया यहाँ पे मतलब पीला हुआ पड़ा होता है, क्योंकि जब राइस हार्वेस्ट हो रहा होता है तो उसका वो कलर हो जाता है। अभी तो हार्वेस्टिंग का टाइम नहीं है, बट हाँ, सापा के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाई टूरिस्टी एरिया है और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे रोज़ आते हैं। अंदर विलेज के अंदर जैसे चल के मैं दिखाऊंगा, काफ़ी सारी डांस परफॉर्मेंसेस होती हैं, काफ़ी सारी एथनिक शॉप्स भी हैं जहाँ पे आप हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, कुछ खाने पीने के आइटम ले सकते हैं और ऑल्सो यहाँ के व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल भी है। छोटा वाटरफॉल इसलिए बोलूँगा क्योंकि वैसे सापा में और भी इससे अच्छे है वाटरफॉल्स बड़े, जहाँ पे मैं कल जाने वाला हूँ। पूरी राइस फील्ड्स मतलब येलो हो जाती है क्योंकि हार्वेस्टिंग सीज़न है। पूरा यहाँ पे पीला पीला दिखता है और छोटा सा एक यहाँ पे रिवर भी बह रही है, क्योंकि विलेज पे जाने के लिए काफ़ी नीचे सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है। सो अगर कोई अपनी फैमिली के साथ आ रहा है और उसको सीढ़ी उतरने चढ़ने में प्रॉब्लम है तो वो देखना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ पे मुझे कार्ड्स भी दिख गई जो लोगों को लेके आ रही हैं जा रही हैं, और वो शायद टिकट प्राइस में इंक्लूडेड ही है, बट अभी वो चल नहीं रही थी। सो मेरा कंसर्न ये है कि अगर कोई अपनी फैमिली के साथ आ रहा है जिसको सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में, स्टेयर्स पे आने जाने में दिक्कत होती है, देन इट कैन बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि अभी जैसे कार्ट्स नहीं चल रही। सो अगर कभी आप इस टाइम पे आ रहे हो और कार्ट्स नहीं चल रही है, तब स्टेयर से आना जाना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बट येस, इट इज़ अ वेरी पीसफुल एरिया, वेरी ब्यूटीफुल एरिया। व्हाट्सअप गाइस, गुड इवनिंग। अभी कैट विलेज से निकल के मैं अपने होटल में आ गया था। अभी थोड़ी देर में रेस्ट करूँगा, क्योंकि आज मैं सुबह 7 o'clock का निकला हुआ हूँ और सुबह से घूम ही रहा हूँ। एंड अब जाके बाहर का मौसम काफ़ी बदल गया है, क्योंकि अब थोड़ा सनी हो गया। अब सनसेट का टाइम आ गया तो सनी हो गया। एंड मैंने सोचा एक बार अपने डे का पूरा एक डाउनलोड दे देता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ गया था और मैंने क्या क्या किया था और मैं किस होटल में रुका हूँ।
तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ मैं किस होटल में रुका हूँ। मैं रुका हूँ पिस्ताशियो होटल में। पिस्ताशियो होटल यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट फेमस और रेनाउंड होटल है। इट्स मोर ऑफ अ 5 स्टार होटल एंड मैं यहाँ पे 3 नाइट्स के लिए रुका हूँ और मैंने प्राइस पे किया है 8500 पर नाइट। और इसके अंदर मेरा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। ब्रेकफास्ट काफ़ी लैविश है, काफ़ी अच्छा है। अनलाइकली जो मुझे एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी भी लगी कि इस होटल में वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत है ब्रेकफास्ट के। बाकी जितने भी होटल्स में मैं अभी तक रुका हूँ अलॉन्ग द वे, चाहे वो हनोई हो या वो हलोंग बे हो, तो उन होटल्स में ब्रेकफास्ट के लिए कुछ वेज के ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं। हाँ, अगर केक पेस्ट्री से काम चलाना तो अलग बात है, बट मोस्ट ऑफ द होटल्स में मुझे कुछ भी वेजिटेरियन ऑप्शंस नहीं दिखे। बट यहाँ पे काफ़ी इंडियन क्राउड भी है एंड प्लस इस होटल के अंदर काफ़ी वेजिटेरियन ऑप्शंस भी है। आई ट्राई माई बेस्ट टू रिकॉर्ड इट। जैसा कि मैंने बताया, ये वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड होटल्स है सापा का और यहाँ पे ऑलमोस्ट ये एज अ मतलब 5 स्टार प्रॉपर्टी है। मैं पूरा 5 स्टार नहीं मानूंगा इसको, क्योंकि जितनी भी अम्यूनिटीज़ ये लोग दे रहे हैं वो काफ़ी अच्छी है, बट 5 स्टार से थोड़ा सा मेरी एक्सपेक्टेशन और होती है। बट येस, यहाँ पे काफ़ी सारी अम्यूनिटीज़ है इंक्लूडिंग स्पा, कैरियोके, जिम। सो ये सारी अम्यूनिटीज़ है और रूम साइजेस काफ़ी अच्छे हैं। जो मैंने बुक किया है रूम वो है माउंटेन व्यू रूम। इस रूम का एक फ़ायदा ये भी है कि इतनी अच्छी बालकनी है, बाहर का व्यू है और साथ में वो जब ट्रेन आती जाती रहती है तो इट्स क्वाइट अ व्यू। आज सबसे पहले जो मैंने सुबह शुरुआत करी थी वो करी थी फैंसी पैन से, जिसका मैंने बताया टिकट प्राइजेस है 1 मिलियन BND। 1 मिलियन BND रफली होता है 3300-3400 INR के आसपास और 34-35 USD। इस 1 मिलियन BND के अंदर जो ऊपर की ट्रेन होती है, जो मैंने लास्ट ट्रेन ली थी जो एकदम टॉप लेवल पे पहुंचाती है, वो इंक्लूडेड नहीं थी, क्योंकि टूर ऑपरेटर्स बोलते हैं कि आप एक बार पहुंच जाओ ऊपर लेवल पे, उसकी टिकट अलग बाय कर सकते हो, क्योंकि कई बार वेदर बहुत ख़राब होता है तो लोग ऊपर जाना ही प्रेफर नहीं करते। जैसा कि आज था, आज वेदर बहुत ख़राब था। सो ऊपर से व्यू मैं कैमरे में सही से नहीं दिखा पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश भी शुरू हो गई थी और बहुत ज़्यादा फॉगी था। एंड फॉगी होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा विंड भी ब्लो कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा ठंड भी थी। टेम्परेचर अचानक ड्रॉप हो गया था ऑलमोस्ट 5 डिग्री पे। वेदर टू का ड्रास्टिक यूटर्न, मुझे रेनकोट परचेज करना पड़ा। यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही है कि टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है 3 डिग्रीज पे। सो डैट इज़ अ प्रॉब्लम क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। वैसे तो अभी सापा के अंदर 15 डिग्री है, पर ऊपर के टॉप लेवल पे 5 डिग्री हो रहा था। काफ़ी सारे लोग थे जो नहीं जा रहे थे ऊपर और वहीं से वापस आ गए थे, पर ऊपर आने जाने की जो ट्रेन है वो कॉस्ट करती है 270,000। सो ये मिला लीजिए कि पूरी जो ये जर्नी है, अगर मैं ऊपर वाली ट्रेन भी गिन लूँ तो ये कॉस्ट करेगी 1.3 मिलियन के। 1.3 मिलियन रफली हो जाता है 4200 INR। सो 4200 का ये पूरा ट्रिप है जो बेसिकली सापा स्टेशन से शुरू होता है और ऊपर फैंसी पैन के टॉप लेवल पे जाके ख़त्म होता है। यहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि जो मैंने जैकेट खरीदी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की जैकेट है और मुझे पड़ी अराउंड 1100 रुपीज़ की। तो 1100 के हिसाब से क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने एक सेरेमनी दिखाई जो फ्लैग की सेरेमनी थी, जहाँ वो फ्लैग चेंज कर रहे थे। वो इसीलिए हो रही क्योंकि कल 30 अप्रैल है और 30 अप्रैल को होता है वियतनाम का रीयूनिफिकेशन डे। पहले तो मैं ये बता देता हूँ ये रीयूनिफिकेशन डे क्या होता है। पहले क्या था, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम अलग था। साउथ वियतनाम जो अभी हो ची मिन सिटी के नाम से जाना जाता है, हो ची मिन सिटी को पहले साइगॉन बोला जाता था और साइगॉन जो था वो पूरा वियतनाम का पार्ट नहीं था, वो अलग था, मतलब डिवाइडेड था नॉर्थ और साउथ। जब नॉर्थ वियतनाम ने साउथ को कैप्चर कर लिया, मतलब एक पूरा वियतनाम के अंडर ही ले आए, वो जो डेट थी वो थी 30 अप्रैल 1975। अभी है 2025। तो इस बार 30 अप्रैल को काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन होनी है, क्योंकि ये जस्ट रीयूनिफिकेशन डे नहीं है, ये 50th ईयर है ऑफ रीयूनिफिकेशन। तो 50 साल हो गए हैं इस रीयूनिफिकेशन को, जब नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम के साथ जुड़ गया था और एक वियतनाम बन गया था। और 1975 30 अप्रैल से ही साइगॉन का नाम चेंज करके हो ची मिन सिटी कर दिया, क्योंकि जो पहले यहाँ लोग रहते थे, जो पहले रहते थे उनके लिए ये साइगॉन था, बट जब ये वियतनाम का पार्ट हो गया तो इसका नाम हो ची मिन सिटी कर दिया। तो अब इसके चक्कर में पूरे वियतनाम में छुट्टी रहती है, पब्लिक हॉलीडे रहता है, क्योंकि इट्स लाइक अ बिग हॉलीडे फॉर देम, इट्स लाइक अ बिग डे फॉर देम। अब जस्ट बिकॉज ये बिग डे है तो उसी रीज़न से छुट्टी भी है और लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं। नॉर्मली इस जगह पे टूरिस्ट ही आते हैं, बट जैसा कि मैंने बताया इट्स अ बिग हॉलीडे, तो काफ़ी सारे लोकल भी निकले हुए हैं घूमने के लिए और इसीलिए सुबह से इतनी रश थी। अभी पूरे सापा में ऑलमोस्ट सारे होटल्स बुकड है। सो किसी भी होटल या किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी मार्केट में जाओगे आपको बहुत भीड़ मिलेगी, क्योंकि अप्रैल के अराउंड
इनका हॉलीडे होता है, रियूनिफिकेशन होता है, और अभी 50th अप्रैल है तो हर जगह सेलिब्रेशन चल रही है। कई जगह पे रात को फायरवर्क्स होते हैं बिकॉज इट्स अ बिग हॉलीडे और इट्स अ बिग थिंग फॉर देम। सो उसकी वजह से भीड़ देखने को मिली। अब ये सवाल आता है कि फैंसी पैन जाना ज़रूरी है या नहीं। मेरे हिसाब से इट्स टोटली वर्थ इट और बहुत अच्छी जगह है। एंड जैसा कि मैंने बताया, ये इंडो चाइना का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। सो इंडो चाइना अगेन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कंट्रीज, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। तो अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो इट इज़ राइट टू से कि मैं इन तीनों कंट्री के सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट पे होके आ चुका हूँ। सो इस एक जगह जाके मैं तीनों कंट्री का हाईएस्ट पीक पॉइंट विजिट कर चुका हूँ, क्योंकि इन तीनों का हाईएस्ट पीक पॉइंट है फैंसी पैन, जो है सापा में। फर्स्ट लेवल पे पूरा फ्लावर्स वाला एरिया जहाँ पे सारे फ्लावर्स लगे होते हैं। फिर सेकंड लेवल पे इनका छोटे छोटे जो स्टॉपेज बने हुए हैं, जो इनकी मार्केट्स बनी हुई है। सो इट्स अ ओवरऑल वेरी गुड ट्रिप और अच्छा खासा डे ट्रिप है। केबल कार से जो व्यूज़ मिलते हैं माउंटेन्स के, क्योंकि पूरा यहाँ पे फॉग होता है, मतलब सापा इज़ अ हिल स्टेशन, तो हमेशा यहाँ पे फॉग रहती है, तो वो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वर्थ। और मोस्टली मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे इंडियंस भी देखे, सारे इंडियंस अपनी फैमिलीज़ के साथ आए थे, तो इट इज़ अ कंप्लीट यू कैन से स्पॉट जहाँ पे फैमिली के साथ आके आया जा सकता है। उसके बाद में गया वियर ट्रैकिंग कैफ़े। अब ये वियर ट्रैकिंग कैफ़े एक होटल का पार्ट है। वियर ट्रैकिंग होटल है, वियर ट्रैकिंग सापा होटल, उसी के नीचे है वियर ट्रैकिंग कैफ़े। अब अगर आपको कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे आप बैठ के रिलैक्स कर सकते हो, ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हो नॉमिनल प्राइजेस में और ज़्यादा भीड़ भी ना हो, तो मैं उसके लिए रेकमेंड करूँगा वियर ट्रैकिंग कैफ़े। वियर ट्रैकिंग कैफ़े में मैंने एक कॉफ़ी ली और एक केक लिया था। प्राइजेस वर वेरी चीप, मतलब वो कॉफ़ी मुझे पड़ी 200 रुपीज़ की और वो इतना बड़ा ग्लास था कि अकेले के लिए ख़त्म करना मुश्किल है। तो कॉफ़ी भी बहुत अच्छी थी और 200 रुपीज़ की कॉफ़ी थी, तो उस हिसाब से जो व्यूज़ मिल रहे थे, और वो इकलौता कैफ़े है जहाँ से वो पूरा ट्रेन का व्यू मिलता है। वैसे तो मेरे होटल के रूम से सामने रेलवे ट्रैक है तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल बता रहा हूँ कि अगर किसी का ऐसा होटल बुकड नहीं है कि आपको ट्रेन का व्यू चाहिए या ऐसी जगह जहाँ से पूरा माउंटेन का व्यू मिल रहा हो, तो वियर ट्रैकिंग कैफ़े, वो जो कैफ़े है मेरे होटल से जस्ट 5 मिनट की वॉक पे। इनफैक्ट मैं अभी बालकनी में खड़ा हूँ, मैं दिखा सकता हूँ वो कहाँ पर है, जस्ट होल्ड ऑन। वो जो एंड में बिल्डिंग है सबसे, जो ब्राउन कलर की, उसके आगे जो ओपन स्पेस है, दैट इज़ द वियर ट्रैकिंग कैफ़े, जहाँ मैं अभी गया था आफ्टर कमिंग फ्रॉम फैंसी पैन। फैंसी पैन से आने के बाद मैं वियर ट्रैकिंग कैफ़े गया था। फिर उसके बाद मैं गया कैट विलेज। इस विलेज के अंदर 3-4 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ रहती हैं जो अपना कल्चर, अपना डांस, अपने ट्रेडिशंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले करती है। ये विलेज बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। अगर किसी को कुछ वियतनाम के एथनिक ड्रेसेस वगैरह चाहिए या हैंडीक्राफ्ट चाहिए, यहाँ पे बहुत अच्छे प्राइजेस पे मिलेगा। अगर आपको कुछ लोकल हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स चाहिए, वो बहुत अच्छे प्राइजेस पे मिलेगा। अगर कुछ लोकल आपको डिशेस ट्राई करनी है वियतनाम की और किसी कैफ़े में नहीं, किसी विलेज में जाके एक्सप्लोर करना है, तो वो भी यहाँ पे सब था। विलेज में हर 1 घंटे के अंदर मोस्टली काफ़ी सारी डांस परफॉर्मेंस भी होती रहती है, सिंगिंग परफॉर्मेंस होती रहती है, तो वो भी इंजॉय कर सकते हैं। मतलब अगेन दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फैमिली प्लेस जहाँ पे लोग अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। और इसकी एंट्री टिकट है 500 रुपीज़ पर पर्सन, विच इज़ 150,000 BND। बट एक जो मुझे यहाँ पे कंसर्न लगा कि जाते टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन फिर भी जाते टाइम काफ़ी सारी स्टेयर्स थी। इस विलेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है। मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, ई कार्ड्स हैं, ई कार्ड्स है, पर ई कार्ड्स जो है वो 10,000 पर पर्सन लगती है, वो भी रिटर्न के समय मिलती है। तो जाते समय तो आपको पैदल ही चल रहा है, विलेज भी पूरा घूमना है आपको बाय वॉकिंग। सो बस मुझे यही लगा कि अगर कोई फैमिली के साथ आ रहा है और कोई एडल्ट है या कोई ऐसा बंदा कि बैक इशूज़ के साथ, दैट कैन बी अ इशू। बाकी इट वॉज़ अ नाइस प्लेस। आप सापा के लोकल हेरिटेज और जो भी यहाँ पे मतलब कस्टम्स है और जो भी कल्चर है उसको जानने के लिए इट इज़ अ वेरी मस्ट मतलब विजिट प्लेस। और 500 रुपये की एंट्री है, और 500 रुपये की एंट्री में आप आराम से ईजिली यहाँ पे 2 घंटे स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि करने के लिए अंदर बहुत कुछ है और खाने पीने के ऑप्शंस भी अंदर बहुत है। मतलब वियतनाम के अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं दे हैव मेंटेन्ड इट क्वाइट वेल, और हर टूरिस्ट स्पॉट पे रेस्ट रूम्स, खाने पीने के ऑप्शंस, दे हैव एवरीथिंग। सो किसी भी जगह पे मुझे अभी तक पर्सनली ये फील नहीं हुआ कि भाई यहाँ पे व्हाट विल आई ईट, व्हाट विल आई ड्रिंक, और कुछ मतलब फ्रेशन अप होने के लिए है या नहीं। अब है मेरा आगे का प्लान क्या है। सो अभी तो मैं होटल में आ गया हूँ, अभी यार थोड़ी देर मैं मतलब रेस्ट करूँगा, तो मैं रात को निकलूँगा टू हैव डिनर एंड देन आई विल ट्राई टू शोकेस वट एवर इज़ देयर।
सो अभी मैं एक इंडियन रेस्टोरेंट पे गया था डिनर करने के लिए, और जैसा कि मैंने पहले बोला था, मुझे उम्मीद कमी है कि ऐसा कुछ मिलने वाला है कि अच्छा लगेगा। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे, तो इसलिए मैं जगह का नाम भी नहीं बता रहा। आई डोंट वांट कि मैं ऐसा कुछ बोलूँ किसी के लिए, बट या मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग भी ज़्यादा ही नहीं करी। मैंने एक डिश मंगाई थी चिकन के साथ में सैलड एंड एक पराठा मंगाया था। सो दैट्स ऑल व्हाट आई ऑर्डर्ड एंड ओवरऑल माई एक्सपीरियंस वॉज नॉट गुड। सो मुझे ये लगता है कि वियतनाम में अगर आ रहे हो तो वियतनामीज़ फूड ट्राई कर लो या कुछ फिंगर फूड ट्राई कर लो, उसके अच्छे होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन फूड। क्योंकि मैंने यहाँ पे जितना भी इंडियन फूड एक्सपीरियंस किया है या ट्राई किया है, मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा है। बाकी माइट भी ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी जगहें हो जहाँ पे अच्छा खाना मिलता हो और वो मुझे नहीं पता हो, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं जगहों के बारे में बात कर सकता हूँ जहाँ पे मैं पर्सनली खुद विज़िट करके आया हूँ। सो अभी मैं हूँ सापा के ग्लास ब्रिज पे, जिसका हाइट है 2200 मीटर्स। देखने में ऐसा लग रहा होगा कि मैं एक नॉर्मल ग्लास पे वॉक कर रहा हूँ, बट नहीं, ये ग्लास के नीचे लिटरली देयर इज़ नो सपोर्ट। बेसिकली अगर कुछ भी यहाँ पे अनफॉर्चुनेट हो जाए तो बंदा सीधे ऐसी जगह गिरेगा कि जहाँ से मिलने भी नहीं वाला, क्योंकि ये जो ग्लास ब्रिज है इट इज़ कम्प्लीटली एट स्काई लेवल। ऐसा लग रहा है कि मैं क्लाउड के ऊपर चल रहा हूँ, क्योंकि आसपास का जो व्यू है बिल्कुल माउंटेन व्यू है, फुल ऑफ क्लाउड्स। मैं नीचे देख रहा हूँ तो मुझे खुद को थोड़ा सा अजीब लग रहा है। आई जस्ट शो यू द व्यू हियर। Last spot on my day was the famous glass bridge of Sapa. ये वियतनाम की हाईएस्ट ग्लास ब्रिज है विद अ हाइट ऑफ 2200 मीटर। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द हाईएस्ट ग्लास ब्रिजेस इन द वर्ल्ड। ये एक्चुअली एक बड़ी सी क्लिफ के 60 मीटर बाहर बना हुआ है। इस ब्रिज से नीचे की डीप वैली एंड आसपास के माउंटेन्स का पैनोरामिक व्यू मिलता है। देयर आर मेनी एडवेंचर एक्टिविटीज ऑन दिस ब्रिज लाइक जिप लाइनिंग, बंजी जंपिंग एंड रोप साइकिलिंग। बट उस दिन ये सब एक्टिविटीज टेम्पररी पॉज थी ड्यू टू बैड वेदर।
ग्लास ब्रिज का एक्सपीरियंस बहुत ही एक्साइटिंग एंड एट द सेम टाइम उतना ही स्केरी है, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे ऐसा लगता है कि ग्लास के अंदर यू आर फीलिंग द वाइब्रेशन, तो वॉक करने में थोड़ा सा डर लगता है बिकॉज इट्स अ वेरी बिग हाइट, बहुत ज़्यादा हाइट पे हूँ। और अगर नीचे देखोगे फिर तो वॉक करना और भी मुश्किल है, क्योंकि अगर एक बार भी नीचे देख लिया एंड व्हेन यू सी कि तुम किस हाइट पर हो, तो पैर अपने आप लाइक शेक करने शुरू हो जाएंगे। चाहे जितना भी यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ हाइट्स, बट देयर विल बी अ पॉइंट व्हेन योर लेग्स स्टार्ट शेकिंग। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती है जहाँ पे यू कैन प्ले एट वेरी नॉमिनल प्राइजेस। एक्टिविटीज़ एज इन एक इनकी स्काई ब्रिज है जहाँ पे हार्नेस बांधेंगे और उसको यू हैव टू क्रॉस द ब्रिज। दे विल मेक श्योर कि आप ड्रोन से उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो। मेरे पास अपना ड्रोन है खुद का, बट द थिंग इज़ डैट अभी बहुत ज़्यादा फॉग हुई पड़ी क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है। सो मुझे गार्ड ने वहाँ बताया कि अभी एक्टिविटीज़ टेम्परेरीली सस्पेंड कर दी है जब तक थोड़ा स्काई क्लियर हो, क्योंकि फॉग में क्या हो रहा है, विजिबिलिटी बहुत कम है। तो अगर आप खेल रहे हो और आप क्रॉस कर रहे हो तो देयर आर हाई चांसेस कि यू विल एंड अप डिसबैलेंसिंग योर सेल्फ, विच दे डोंट वांट। दूसरा एक जिप लाइन भी होती है, पर जिप लाइन को भी अभी सस्पेंड करा हुआ है कि मतलब एक एक्टिविटी सस्पेंड होती तो बाकी भी कर देते, एंड दे विल स्टार्ट वंस थोड़ा फॉग क्लियर हो जाए। वैसे चाहे इतनी हाइट नॉर्मली एक ग्लास पे चलने में प्रॉब्लम ना फील करे, आई मीन टू से जो ये हाइट है वो एक्चुअली में इतनी हाइट नहीं होती, क्योंकि अगर मैं ऑलरेडी एक अपर लेवल पे नहीं होता, क्योंकि सापा एक हिल स्टेशन है जो बिल्कुल माउंटेन के टॉप पर है। सो सापा ऑलरेडी एक सर्टन हाइट पर है और उस हाइट पर जाके यू आर गोइंग फर्दर अप। सो येस, बहुत ज़्यादा पीक पे है। अब ग्लास पाथ ख़त्म हो गया एंड देयर इज़ अ पाथ जो बिल्कुल केव्ड रोड है, एंड ये पाथ थोड़ा ऊपर जंगल के अराउंड जाके जाता है जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ होती है। बट ये एक्टिविटीज़ जैसा मैंने बताया अभी फ़िलहाल के लिए सस्पेंडेड है बिकॉज ऑफ हाई फॉग। सापा में यूजुअली ऐसा ही वेदर रहता है, समर्स भी होते हैं यहाँ पे तो भी, लेकिन माउंटेन्स के टॉप लेवल के अराउंड मोस्टली फॉग रहती है। आई जस्ट शो, क्योंकि यहाँ से टॉप लेवल थोड़ा विजिबल है, तो आई शो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल पे सारे क्लाउड्स होते हैं तो इट्स ऑलवेज फॉगी। सापा ट्रूली लिव्ड अप टू द हाइप। मिस्टी हिल्स, टेरेस राइस फील्ड्स और हर जगह एक अलग ही चार्म था। ग्लास ब्रिज, फैंसी पैन और कैट विलेज शुड बी अ मस्ट विजिट ऑन एवरी ट्रैवलर्स लिस्ट। लेकिन अभी देयर इज अ लॉट मोर टू कम। माई नेक्स्ट स्टॉप इज दनांग, अ सिटी फिल्ड विद बीचेस एंड ग्लोबल ट्रैवलर्स, एंड जहां हर टर्न पे कुछ नया मिलता है। सो स्टे ट्यून्ड एंड मेक श्योर टू लाइक द वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। योर सपोर्ट रियली मीन्स अ लॉट।